नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम नाइन्थ साइंस के सेकंड चैप्टर वर्क एंड एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहले हम समझते हैं वर्क क्या होता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर जब बाहरी फोर्स लगता है तो वह ऑब्जेक्ट क्या करता है, कुछ दूरी तय करेगा, उसके बाद रुक जाएगा। ठीक है, ये जो दूरी इसने तय किया, इस ऑब्जेक्ट ने, इस लगने ये फोर्स जो लगा है इसके ऊपर, इस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, कुछ दूरी तय की। इसी चीज़ को हम वर्क कहते हैं। ठीक है, ये जो काम किया है इस ऑब्जेक्ट ने फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, इसी को हम वर्क कहते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क तब डन माना जाएगा व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट कॉजेस, मतलब उस फोर्स की वजह से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका प्लेस जो है चेंज होगा, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से। फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, तो न्यूटन से, डिस्प्लेसमेंट को किस में, मीटर में। तो वर्क का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे यह लड़की क्या कर रही है, इस खिलौने को खींच रही है। ठीक है, यानी फोर्स इस तरफ लग रहा है, किस तरफ, इस तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, इसी तरफ हो रहा है, इसी तरफ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इसी तरफ फोर्स भी लग रहा है। अगर हम इस खिलौने की बात करें, ठीक है, ये खिलौना कैसे आगे बढ़ेगा, एकदम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन ये जो लड़की है, ये जो रस्सी खींच रही है, ठीक है, फोर्स मान लीजिए ये एफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये जो यह फोर्स है कहाँ लग रहा है, यह फोर्स कुछ एंगल बना रहा है ना। तो इस केस में अगर ऐसा हो, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली चल रहा है, ठीक है, और फोर्स क्या है, थोड़ा एंगल बना के क्रिएट हो रहा है, तो इस केस में हम वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हमें इस फोर्स का एक कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, कंपोनेंट। हमेशा आपको याद रखना है कि ये जो एफ है, ठीक है, कोई भी यूनिट अगर एंगल क्रिएट करता है, तो जहाँ से उसने एंगल क्रिएट किया है वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या होगी, एफ कॉस थीटा होगी। क्या होगी, एफ कॉस थीटा। इसका मतलब अब क्या हो गया, ये एक ही डायरेक्शन में फोर्स भी आ गया और डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। ठीक है, इसके थ्रू हम वर्क फाइंड कर सकते हैं, कैसे, एफ इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, जैसे व्हेन अ चाइल्ड पुल अ टॉय कार्ट, फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है इसके डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, लेकिन द कार्ट इज पुल्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस, लेकिन जो ये खिलौना है कहाँ बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना। इसीलिए हमने क्या कहा, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, इसी तरफ क्या कर दो, फोर्स भी ला दो, और उसको फोर्स को इसी डायरेक्शन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ कोस थीटा लिखना पड़ेगा, है ना। हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। ठीक है, इसका मतलब कि जो वर्क डन है हमारा, जो वर्क है क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे। जब जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा प्लस जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है, इन दोनों के बीच अगर एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा तो कॉस थीटा हमारा 1 आएगा। हाँ, इस केस में जो हमें वर्क मिलेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव टाइप का वर्क होगा। ठीक है, अगला, अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो उस केस में हमें जो वर्क है 0 मिलेगा। और अगर थीटा 180 डिग्री के बराबर है तो उस केस में हमें वर्क जो है नेगेटिव में मिलेगा। किस में मिलेगा, नेगेटिव में। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे, क्या क्या केसेस हो सकते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो वर्क के लिए। ठीक है, तो पहले वर्क के यूनिट को समझते हैं। ठीक है, कि वर्क का यूनिट क्या हो सकता है, तो वर्क के फॉर्मूले के हिसाब से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से होने वाला जो इफेक्ट है उसी को हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। ठीक है, तो एसआई यूनिट में फोर्स को हम किस में नापते हैं, न्यूटन में। ठीक है, न्यूटन, फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की जगह 1 मीटर लिख सकते हैं। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वह आंसर आएगा 1 जूल। क्या आएगा, 1 जूल। और हम वर्क को एसआई सिस्टम में जूल के फॉर्म में मेजर करते हैं। ठीक है, जूल क्या है, यूनिट है।
जैसे जैसे वजन को मेजर करने के लिए किलोग्राम होता है, वैसे ही वर्क को मेजर करने के लिए जूल एक यूनिट है, जो कि है एसआई यूनिट में, ठीक है, एसआई सिस्टम में, ठीक है। अगला है सीजीएस। सीजीएस की बात करें तो फोर्स जो है सीजीएस सिस्टम में फोर्स को मेजर करने का यूनिट होता है डाइन और डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से एक अर्ग होता है, एक अर्ग यूनिट होता है वर्क को मेजर करने के लिए सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। अगर हम रिलेशन की बात करें कि एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, तो उसे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्या एक न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है, इसे हम अभी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है 1 न्यूटन के बराबर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 1 मीटर के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है और 1 मीटर 10⁵2 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हमने लिख लिया, ठीक है। तो अगर हम 10⁵ 10⁵2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, पावर उसका प्लस होगा, है ना, तो आएगा आंसर 10⁻⁷। तो हम कह सकते हैं 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। आइए अब उन केसेस को समझते हैं जहाँ पर हमारा जो वर्क डन होगा या तो फिर पॉजिटिव हो सकता है, या तो फिर नेगेटिव होगा, या फिर 0 हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि एक आदमी है, ठीक है, जिसने एक बड़ी सी अलमारी, ठीक है, सीधी रस्सी बांध के खींच रहा है, ठीक है। इस अलमारी को जब वो खींच रहा है तो फोर्स वो इस तरफ लगा रहा है, अलमारी कहाँ डिस्प्लेस करेगी, इसी तरफ, यानी डायरेक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक ही तरफ होगा। प्लस खिलौना नहीं है दोस्तों, ये अलमारी समझ लो, यहाँ पे अलमारी बहुत बड़ी अलमारी है, सीधा रस्सी बांध के खींच रहा है वो आदमी, ठीक है। तो एफ और एस के बीच लग रहा एंगल क्या होगा, 0 होगा, जिसकी वजह से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इसकी वजह से हमारा वर्क जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगला केस है जहाँ पे एक आदमी क्या कर रहा है, एक बक्सा उठा रहा है, तो नीचे की तरफ उस बक्से पर उसका वेट का फोर्स लगेगा, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींच रही है ना, वो फोर्स लगेगा। वह आदमी बक्सा उठा रहा है, तो बक्सा कहाँ डिस्प्लेस करेगा, ऊपर की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ, फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ, यानी इन दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। इस केस में थीटा क्या है, मेरा थीटा है 180 डिग्री, लेकिन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, -1 होगा, यानी कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1। इस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। अगला है जब मान लीजिए एक आदमी है जिसने सर पे अपने पेटी रखा है और जा रहा है, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ हो रहा है, इस पेटी पे लगने वाला फोर्स उस तरफ है, ठीक है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से थीटा तो मेरा 90 डिग्री है, कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा जो वर्क डन है 0 आएगा, ठीक है। व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, थीटा क्या हो जाएगा, 0, जिसकी वजह से वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये वाला केस। अगला व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, कोई ये वाला केस जहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ पे मेरा थीटा क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर, और वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा, व्हेन द अप्लाइड फोर्स डज नॉट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट, यानी जो ये अप्लाइड फोर्स है, ये अगर ये सर से कहीं चेंज नहीं हो रहा है ना, क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, है ना, अप्लाइड फोर्स, इस फोर्स के वजह से ये पेटी अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, वो इंसान अपनी जगह से हिल रहा है ना, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इस केस में क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। इस पेटी के ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा और वर्क डन हमारा 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। आइए समझते हैं एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का मतलब क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म अ वर्क इज इट्स कॉल्ड energy. The unit of work and energy are the same. The unit in SI system is joule and while that in CGS system is erg. इसका मतलब जो एनर्जी है क्या है, वर्क ही है, वर्क ही क्या होता है, एनर्जी होता है। अभी हमने जो वर्क के बारे में पढ़ा वो उसे हम एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एनर्जी का मतलब होता है कि बॉडी ने कितना वर्क परफॉर्म किया है, उसी अमाउंट ऑफ वर्क को हम एनर्जी कहते हैं। तो पहली एनर्जी आती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली जो वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करती है। आइए जानते हैं कैसे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट विल हैपन इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर 3 केसेस दिए हैं। अ फास्ट क्रिकेट बॉल स्ट्राइक द स्टंप, अगर एक फास्ट बॉल
आके स्टम्प को टकराएगा तो क्या होगा, इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये इसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा, इस स्टम्प के ऊपर, तो ये स्टम्प कहीं ना कहीं डिस्प्लेस करेगा, है ना, यानी एनर्जी का कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हुआ है। वैसे ही कैरम बोर्ड में क्या, जो कॉइन्स होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, है ना कहीं वर्क हो रहा है एनर्जी वन। वैसे ही जब गोटी खेलते हैं तो गोटी भी क्या करती है, एक दूसरे को टकराती है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र हो जाती है और ये भी कहीं ना कहीं डिस्प्लेस करने लगता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने जाना एनर्जी किसके बराबर है, वर्क के, उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ऑन दी ऑब्जेक्ट, वर्क डन ऑन दी ऑब्जेक्ट। तो हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, जो कि वर्क का फॉर्मूला होता है। अब हम फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपसे कहा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब हम पूरा एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे तो उसमें देखिए v है, v यानी वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, सपोज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास m moves because of an applied force. Let us be its initial velocity u equals to 0. Let the applied force be f. This generate an acceleration a in the object, and after time t, the velocity of the object become equal to v. The displacement during this time is s. The work done on the object is f into s. कहने का मतलब है कि एक, मान लीजिए एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब एक जगह स्थायी तौर पे स्थिर था। ठीक है, अचानक इसके ऊपर क्या हुआ, फोर्स अप्लाई हो गया। ठीक है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आके इस ऑब्जेक्ट से टकरा गया, इसकी वजह से क्या हुआ, जब ये रुका था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। इस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे ये जो फोर्स लगा, इसकी वजह से क्या हुआ, इसमें कुछ वेलोसिटी आ गई, है ना। मान लीजिए वो वेलोसिटी के वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है डिस्प्लेस किया। ठीक है, डिस्प्लेस किया और उसकी आखिरी वेलोसिटी किस वेलोसिटी की बराबर थी, v के बराबर थी, जिसे हम फाइनल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो इस फोर्स की वजह से जो इस ऑब्जेक्ट पे लगा था, उसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ, वर्क हुआ, और वर्क किसके बराबर होगा, इस पे लगाए गए फोर्स प्लस इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है ना। वर्क का फॉर्मूला यही कहता है। चलो आइए सोल्व करते हैं और काइनेटिक एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स जो है किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका सीधा मतलब है मास इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यानी वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है। तो मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, mv डिवाइड बाय टी, और mv का मतलब क्या होता है, क्या होता है, मोमेंटम। इसका मतलब जो एक न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है, जो फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। ये दोनों टर्म क्या है, m और v दोनों टर्म मिला के मोमेंटम है, लेकिन डिवाइड बाय t की वजह से क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी टाइम के हिसाब से मोमेंटम चेंज हो रहा है। और यही जो इफेक्ट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जो इफेक्ट है वो किसके बराबर होगा, इस गेंद पे लगाए गए अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, अब जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। किसका, ये जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा था इसने कितना डिस्प्लेस किया है उसका इक्वेशन फाइंड करते हैं बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी, 0। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, u हमारा 0 है, जिसकी वजह से ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि u की वैल्यू 0 है, तो आंसर बनेगा s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे इक्वेशन को यूज़ करेंगे, किसमें, इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो वर्क की जगह हम वर्क रखेंगे। ठीक है, f के जगह पे क्या रख सकते हैं, f की जगह हम m इंटू ए रख सकते हैं। ठीक है, और इस डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या रख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट की जगह हम ये रख सकते हैं, हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। आगे चल के ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब हम पहले इक्वेशन को फाइंड करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ए टी को हमें चेंज करना है। ठीक है, तो ए टी को हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। ए का मतलब क्या होता है, v डिवाइड बाय टी, और बाजू में टी तो है, ये तो टी मर जाएंगे, बचेगा v। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, वर्क इक्वल्स टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, है ना। लेकिन अगर किताब के हिसाब से चले
तो हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। और हमें पता है जब गेंद रेस्ट पर था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये कहीं ना कहीं 0 हो जाएगा, बचेगा v इक्वल्स टू ए टी। अब इसको इसमें पुट कर दो तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, इक्वेशन बनेगा हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। और हम जानते हैं ये जो वर्क है, ये जो वर्क हुआ है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा जो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जब अप्लाइड किया गया था उस पर किए गए वर्क के बराबर होगा, और वही वर्क रिप्रेजेंट करेगा काइनेटिक एनर्जी। तो मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। आइए समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है, खुद की एक एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो कि उसी के अंदर स्टोर्ड होती है ऑब्जेक्ट में। और वह पोटेंशियल एनर्जी किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, उसके स्टेट पे। ठीक है, उसके स्टेट पे यानी उसके मास पे डिपेंड करेगी, है ना, प्लस उसके पोजीशन पे डिपेंड करेगी, यानी वह ग्राउंड से कितना दूर है, कितना पास है, या फिर वो ज़मीन पर है यानी ज़मीन से कितना दूर है, वह हाइट पे डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आइए उसके एक्सप्रेशन को समझते हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, और जब कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड से दूर होता है, ठीक है, तो उस पर क्या लग रहा होता है, पोटेंशियल एनर्जी, उसके पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्राउंड से जितना दूर रहेगा वो उस हाइट पे वो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी, प्लस उसके मास पे डिपेंड करेगी, प्लस उसको जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। आइए इसे समझते हैं। टू कैरी एन ऑब्जेक्ट एम, एक ऑब्जेक्ट एम को कैरी करो, ठीक है, एट अ हाइट अबव द अर्थ सरफेस, ये अबव ये अर्थ सरफेस है और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की दूरी मान लीजिए h है। ठीक है, अ फोर्स इक्वल टू एम जी, अ फोर्स इक्वल टू एम जी हैज़ टू बी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर अगर इतना सेटअप है इस ऑब्जेक्ट का, तो इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ कौन खींचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो किसके बराबर होता है, इस ऑब्जेक्ट के मास इंटू ग्रेविटी के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें वर्क डन पता है, वर्क डन कितना होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये जो गेंद है ये छूटा तो ये कितना क्या डिस्प्लेस करेगा, कितनी दूरी तय करेगा, ये जो एच वाली हाइट थी यही दूरी तय करेगा वो ऑब्जेक्ट, है ना। और यह दूरी किसकी वजह से तय हुई, इस पर लग रहे फोर्स की वजह से, जो क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। यानी इस वर्क के फॉर्मूले में फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि क्या हो सकता है, m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेस करेगा, अगर h हाइट पे है तो बॉल नीचे गिरेगा तो h हाइट ही डिस्प्लेस करेगा, तो वर्क क्या हो जाएगा, mgh। और हमें पता है वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी, तो इस केस में एनर्जी क्या होगी, है पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, आइए समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। ठीक है, एनर्जी जो है एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो सकती है, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल में बदल सकती है, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल सकती है, और बहुत टाइप के एनर्जी होते हैं जो कि अलग अलग फॉर्म में बदल सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में बदल सकता है, और लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल सकता है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में बदल सकता है, और मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकता है। देखो कैसे, फैन घूमेगा किसकी वजह से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से, इसीलिए फैन घूम रहा है यानी मैकेनिकल वर्क हो रहा है, यानी ये मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाएगा। ठीक है, वैसे ही जनरेटर जब चलेगा, जनरेटर क्या कर रहा है, घूम रहा है ना, मैकेनिकल एनर्जी किस में ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से हीट अगर जनरेट होती है तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, और थर्मोकपल जिसमें हीट जनरेट करके क्या होता है, हीट जो है ट्रांसफर हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस प्रकार जो हर एनर्जी है एक दूसरे में क्या हो रही होती है, कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक है, अगला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका क्या मतलब है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी।
an energy can neither be created nor destroyed. It can be converted from one form into another form. Thus, the total amount of energy in the universe remain constant. यानी पूरे यूनिवर्स में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है क्या होगा? कांस्टेंट होगा. क्या होगा? कांस्टेंट होगा. जैसे यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया है, यहाँ पर 2 थ्रेड है और 2 थ्रेड से क्या बंधा हुआ है? टाई द 2 पेंडुलम टू दिस हॉरिजॉन्टल थ्रेड. ठीक है, हॉरिजॉन्टल थ्रेड पे 2 पेंडुलम बंधा है. ठीक है, और क्या कहा गया है? इस तरीके से बंधा हुआ है, इन सच वे दैट दे विल नॉट हिट ईच अदर वाइल स्विंगिंग. यानी इस तरह से बंधा है कि अगर मैं इसको ऐसे उठा के से छोड़ दूँ तो ये इससे टकरा नहीं सकता. ठीक है. नाउ स्विंग वन ऑफ द पेंडुलम एंड ऑब्जर्व. एक काम करिए, एक को स्विंग कीजिए, इसको उठाइए और छोड़िए और ऑब्जर्व कीजिए. ठीक है, यू विल सी दैट एज द स्पीड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम स्लोली डिक्रीजेस. क्या होगा इसका? ये जो क्या होगा, ये पेंडुलम आगे पीछे हो रहा होगा और इसकी जो स्पीड है ऑसिलेशन करने की, यानी यहाँ से यहाँ जाने की जो स्पीड है धीरे धीरे क्या होगी? कम होते रहेगी. ठीक है. द सेकेंड पेंडुलम विच वॉज इनिशियली स्टेशनरी बिगिन टू स्विंग. दस वन पेंडुलम ट्रांसफॉर्म इट्स एनर्जी टू द अदर. और जब ये रुकने को आएगा तो क्या होगा? कहीं ना कहीं ये भी क्या होगा? धीरे धीरे हिलना स्टार्ट हो जाएगा. यानी हम कह सकते हैं एक पेंडुलम क्या कर रहा है? अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है. किसमें? सेकेंड पेंडुलम में. और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को आइए हम आगे समझते हैं बाय फ्री फॉल के इक्वेशन से. ठीक है, आगे हम फ्री फॉल का एक कंडीशन है, उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि कैसे जो काइनेटिक एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है. ठीक है, आइए समझते हैं फ्री फॉल. If we release an object from a height, it gets pulled towards the earth because of the gravitational force. An object falling solely under the influence of gravitational force is said to be free fall or to be falling freely. Let us look at the kinetic energy and potential energy of an object of a mass m falling freely from height h when the object is at different height. ठीक है, आइए समझते हैं फ्री फॉल को. फ्री फॉल क्या होता है? अगर आपने कुछ हाइट से, ठीक है, आपने हाथ में क्या पकड़ा है? गेंद पकड़ा है. ठीक है, आप कुछ हाइट पर लेके जाते हैं और वहां से उसे छोड़ देते हैं तो वह गेंद क्या होगा? नीचे की तरफ गिरेगा. किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. और इसी चीज को हम फ्री फॉल कहते हैं. ठीक है, अब देखिए, इस फ्री फॉल के कंडीशन की वजह से हम जान सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है. ठीक है, इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे. तो मान लीजिए कि ए और बी और सी 3 पॉइंट हैं जहां पर हमारा गेंद ए से गिरेगा, बी पर जाएगा. बी क्या है? मिड पॉइंट है, वहां तक आएगा, उसके बाद तुरंत जमीन पर आ जाएगा. ठीक है, तो मान लीजिए सी से ए तक की दूरी h के बराबर है, बी से ए तक की दूरी x के बराबर है. तो बी से सी की दूरी क्या होगी? h. ये पूरा h माइनस एक्स क्या हो जाएगा? h माइनस एक्स. बी से लेके सी तक की दूरी है. ठीक है, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट. यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है मास, ग्रेविटी और हाइट पे डिपेंड होता है. ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है? गेंद है. ठीक है, जब हमारा गेंद यहाँ पर होगा, हाइट हमारी ग्राउंड से गेंद की दूरी कितनी है? इस हाइट के बराबर है. ठीक है, काइनेटिक, अब हम इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है क्या होगा? गेंद का 0 होगा. ठीक है, हम क्या करेंगे? हम इस गेंद का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है ऑब्जेक्ट पे किया गया वर्क. और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के स्टेट और पोजीशन पर निर्भर करती है. ठीक है, जो कि होता है mgh. ठीक है, mgh के बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा? 0 होगा. क्यों? क्योंकि हमारा जो v है वो भी तो 0 होगा, u भी 0 होगा. इनिशियल और फाइनल, कहीं ना कहीं हमने उस गेंद को क्या है? हाथ में पकड़ रखा है, छोड़ा नहीं है अभी तक को. गेंद हाथ में पकड़ रखा है उस गेंद को, इसी वजह से उसका जो वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं 0 है. तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी क्या है? उस गेंद के पास 0 है. लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है उस गेंद के पास, वो किसके बराबर है? उसके मास के, उस पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वो कितनी
दूरी पर है ग्राउंड से, mgh। ठीक है, अब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। हमें पता है टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो हमारा 0 आया था, पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, mgh। ठीक है, तो इस केस में इस गेंद के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। आइए अब जब इस गेंद को आप छोड़ देंगे, वो जब गेंद इस बी पोजीशन पे पहुंचेगा, ठीक है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमारा गेंद कहाँ पर है, एट बी पोजीशन पे। ठीक है, और वो एक्स डिस्टेंस कवर करके नीचे गिरा है। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ, ए से बी तक पहुंचने में, एक्स, है ना। और उसकी पहले पहले वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, वो जब नीचे आया तो एक्सेलरेट करता हुआ आया, जहाँ पे एक्सेलरेशन का काम कौन कर रहा था, ग्रेविटी। तो हम कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर, यहाँ तक पहुँचा जब वो गेंद, तो पहले तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, है ना। एक्सेलरेशन किस वजह से हुआ, है ना, किस वजह से वो नीचे गिरता हुआ आ रहा है, एक्सेलरेट करता हुआ आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, अब यहाँ तक आने में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उसको हम वी बी के बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। चलिए अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को रखते हैं, जो कहता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम जानते हैं ए की जगह जी लिखेंगे। ठीक है, और u हमारा 0 है तो खत्म हो जाएगा, कैंसिल। तो आ गया हमारा आंसर, कितना आ गया, वी स्क्वायर का आंसर आया हमें 2gx। अब क्या करते हैं, अब हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी बी का स्क्वायर। वी बी कितना आया, 2gx, तो यहाँ पर रखेंगे 2gx, 2 से 2 कट गया, है ना। तो कितना बचा, काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली इस केस में हमें काइनेटिक एनर्जी मिली mgx। ठीक है, अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय गेंद यहाँ पर है तो इसके मास, ठीक है, प्लस इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, इन तीनों के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी में, mg मल्टीप्लाई बाय ये हाइट जो कि है h माइनस एक्स। ठीक है, अब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जब हम निकालें तो देखो कहीं ना कहीं हमें क्या मिला आंसर, mgh। हमें यहाँ पर भी पोटेंशियल मिला। ठीक है, अब आगे, अब यहाँ पर आने पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा थोड़ा काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है। अब तीसरा केस की बात करते हैं, जहाँ पर हमारा जो गेंद है जमीन पर है, यहाँ पर हाइट कितनी है ग्राउंड से, तो हाइट तो हमारी 0 है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, क्यों, क्योंकि वो हाइट पे डिपेंड करता है ना, इसीलिए वो 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर आने पर मान लीजिए वेलोसिटी क्या होगा, वी सी के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही था, यहाँ से हाइट कितना है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये गेंद जो है कितना डिस्प्लेस किया, ए से डायरेक्ट यहाँ पर आया, यानी h के बराबर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। उसे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में रखेंगे तो v2c का आंसर कितना मिलेगा हमें, 2gh के बराबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि v स्क्वायर जो है 0 है ना, u अगर 0 है तो u स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर सी। ठीक है, तो हाफ गेट कैंसिल, क्या आया आंसर, mgh। देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, mgh। अब वो पोटेंशियल एनर्जी देखो पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी में बदल गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है mgh। क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mgh, यानी बॉल जब यहाँ था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh थी। काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो वो 0 थी। जब वो बॉल गिर के यहाँ पर आ गया तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, mgh हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी 0। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे के टॉपिक पर आइए समझते हैं। पावर क्या होता है, पावर इज नथिंग बट रेट एट विच वर्क इज डन, यानी रेट होता है कि काम कितने टाइम तक चल रहा है या फिर हो रहा है, कितने इंटरवल पे वह काम हो रहा है। यानी पावर इज वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन अ टाइम। यानी पावर का मतलब होता है कि एक टाइम पे कितना वर्क हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। और पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम। और इसके एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होता है वॉट। क्या होता है, वॉट।
1 वाट किसके बराबर होता है? 1 जूल डिवाइड बाय 1 सेकेंड के बराबर। क्यों? क्योंकि वर्क को हम किस में नापते हैं? 1 जूल में, डिवाइड का साइन है डिवाइड, टाइम को किस में नापेंगे? सेकेंड में। ठीक है, अब देखिए, अब एक होल इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं जहाँ पर कारें बनाई जाती हैं, ट्रेन बनाया जाता है ना, ये सब इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस यूनिट को थोड़ा बढ़ा कर रहता है। वो यूनिट क्या रहता है? यूनिट यूज टू मेजर पावर, पावर को जो मेजर करने का यूनिट इंडस्ट्रियल जो सेक्टर में यूज़ किया जाता है वो होता है हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, और द यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर कमर्शियल यूज इज अ किलो वाट। और कमर्शियल यूज की बात की जाए तो वहाँ पर यूनिट कौन सा प्रयोग होता है? किलो वाट। यानी 1000 जूल वर्क परफॉर्म इन 1 सेकेंड, यानी 1000 जूल 1 सेकेंड में परफॉर्म होने का जो प्रक्रिया, होने का जो पूरा अमाउंट है उसे ही हम क्या कहते हैं? 1 किलो वाट पावर। अब देखिए, एक होता है 1 किलो वाट हावर। ठीक है, 1 किलो वाट हावर, ये क्या होता है? 1 किलो वाट, 1 किलो वाट कितना होता है? 1000, तो हम लिखेंगे 1000 वाट। ठीक है, 1 हावर क्या होता है? 1 हावर होता है 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, जो कि है 3600 सेकेंड। ठीक है, तो इसे हम सेकेंड में लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जूल, यानी 1 किलो वाट 1 घंटे तक चलता है तो वो कितने जूल के बराबर होगा? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होगा। 1 किलो वाट हावर किसके बराबर होगा? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होगा। और इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रिसिटी में क्या कह देते हैं? एक यूनिट कह देते हैं। एक यूनिट कहते हैं, क्या कहते हैं? एक यूनिट। 1 किलो वाट हावर को हम क्या कहते हैं? एक यूनिट कहते हैं।